हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या रहा है और इसका जो स्टेज बाय स्टेज हम लोग इतिहास देखने की और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि भाई आज उनकी लड़ाई इस प्रकार हो रही है कि एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें हम लोग ये भी जानेंगे भारत का क्या पक्ष रहा है इस मामले में, इसके अलावा इसका समाधान कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पूरा विस्तार से बाय मैपिंग समझने वाले हैं, ताकि आप चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या जनरल चीजें देख रहे हो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। जब फिलिस्तीन की शुरुआत की बात करें, फिलिस्तीन का जो एरिया था अभी का वर्तमान से बेटर है। अभी हम लोग थोड़ा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। आपके सामने मैप बने हुए एक एक करके मैं आप सबको एक एक सारी चीजें बताते जाऊंगा। सबसे पहले बात आ जाती है 1947 की। कब के? 1947 या 1948 का जो टाइमिंग था 48 का, इस दौरान क्या हुआ था? आपको ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये जो मैंने रेड कलर में लाइन खींच रखी है, ये फिलिस्तीन है। मतलब फिलिस्तीन पूर्ण रूप से 100% अपना एरिया कंप्लीट था, इनका पूरा क्षेत्र था वो क्या 100% था। और कुछ जगह आप लोग थोड़ी ये मैंने ब्लैक डॉट में बता रखी है, ये इजराइल का या इजराइल का स्थापना का टाइम था। तब आप लोग नोट करेंगे इस समय स्थापना की गई थी किसकी? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसे ही किसका स्थापना हुई यूएनओ के टाइम, तो इसने क्या किया? जो फिलिस्तीन का जो एरिया है, फिलिस्तीन की लोकेशन क्या है, हम लोग अभी पूरा एग्जैक्ट मैप में देखते रहेंगे और साथ साथ आप लोग स्क्रीन पर आप लोगों को रियल मैप की इमेज भी देखते रहेंगे, तो आप भी वहां पे एकदम रियल देख सकते हैं। ठीक है ना? बाकी ऑलरेडी मैंने सारी चीजें एकदम सही बनाई है, फिर भी परफेक्ट तरीके से देखना है तो आप लोगों को स्क्रीन दिख जाएगी। ठीक है ना? तो वो आप लोग समझते रहे साथ साथ। तो टाइम क्या था? 1948 और 47-48 का टाइम था। यूएनए ने क्या किया? यूएनए ने फिलिस्तीन का विभाजन किया। समझ रहे हैं ना दोस्तों? यूएन ने क्या किया? उस समय युद्ध का टाइम चल रहा था, तो फिलिस्तीन का किसने किसका विभाजन किया? फिलिस्तीन का विभाजन में ये कहा किसने? यूएनओ ने। यूएनओ ने कहा कि जो इजराइल है इसको मिलेगा 48%, सॉरी 44%। ठीक है? और 48% है जो किसको मिलेगा? ये मिलेगा फिलिस्तीन को। तो ये जो एरिया था जो कि पूरा संपूर्ण रूप से फिलिस्तीनी था, युद्ध का समय चल रहा था, तो यूएनए ने इस प्रकार से एक प्रकार से किसका विभाजन कर दिया? किसका? फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन का जब विभाजन हुआ, जब इजराइल की स्थापना की गई थी, इजराइल की स्थापना कब की थी? लगभग टाइम था 5 मई 1948 को। समझ रहे ना? 5 मई 1948 के आसपास इजराइल की स्थापना हुई। अब इजराइल की स्थापना हुई तो क्या हुआ? इसमें से जब फिलिस्तीन का विभाजन किया तो फिलिस्तीन के 100% में से 44% है जो वो एरिया दे दिया किसको? इजराइल को, और बाकी का 48 बचा इसके पास। लेकिन 8% कहां जा रहा है? 6 ये 2 ये, तो मतलब 8% जो क्षेत्र बचा, क्योंकि ये 100% था फिलिस्तीन, इसका जब विभाजन किया इजराइल को मिल गया कितना? 44, 48, इसको तो 8% कहां गया? 8% है जेरूसलम। उस समय उन दोनों में से राजधानियां थी, तो जेरूसलम क्या नाम था? ठीक है ना? ये इसी के बीच में क्षेत्र पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? ये इस इलाके में आप लोग बोल सकते हैं। अभी ये किसके इलाके में नहीं, इस पर देखो, ये तो हो गया 44% इजराइल के एरिया में, और 48% हो गया फिलिस्तीनी, और 8% था जो कि जेरूसलम। ठीक है ना? यरूशलेम भी बोलते हैं और जेरूसलम। ठीक है ना? तो ये जो जेरूसलम है ये किसके अंडर में था? यूएनओ। इसका जो मैनेजमेंट कौन देखेगा? ना ये इजराइल का है जेरूसलम और ना ही फिलिस्तीन का है। तो क्या हुआ? तो फिलिस्तीन यरूशलेम क्या हुआ? यरूशलेम है जो स्वतंत्र रूप से यूएनए का भाग है। मतलब समझ रहे हैं ना? यूएनए के अंडर में, ना कि ये किसी इजराइल के है ना कि फिलिस्तीन के। तो अब ये टुकड़े तो हो गए 3, क्योंकि फिलिस्तीन के 3 टुकड़े कैसे हो गए? 8% तो यूएनए अपनी ओर ले लिया कि भाई हाँ ये मेरे अंडर में रहेगा, और बाकी इजराइल को बोल दिया भाई तू 44% इलाका तेरा हो गया, और 48%। लेकिन अब क्या हुआ? अब मुद्दा आ गया कि भाई जो भाई फिलिस्तीन के पास
100% था। आपका घर है, आपके घर में से किसी का बंटवारा हो रहा है, ठीक है ना, आपके आगे के बिना आपके खिलाफ जबरदस्ती हो रहा है, तो क्या करेंगे आप करेंगे विरोध। जो मुस्लिम देश और अरब देश थे, इन सब ने मिलकर क्या किया, इसका विरोध किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, अब ऑब्वियसली आपकी जमीन है और कोई एकदम ऐसे आकर एक आदेश आ जाए या ऐसे लोग आ जाए भाई ये आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जेन्युइन चीज है। तो फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने लड़ाइयां की। जो सऊदी अरब वाले इलाके है ना, ये जो सऊदी अरब के लगभग उस समय युद्ध का टाइम था, मुस्लिम देश थे, लगभग 6-7 देशों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। किसके साथ, इजराइल के साथ युद्ध हुआ था कि भाई तुम लोगों को 44% क्या कुछ नहीं देंगे। तो इनके और इनके बीच में क्या था, ये तो पहले से ही थे, लेकिन इनकी तो जमीन गंवाने की थी, लेकिन इजराइल को 44 मिला हुआ था, तो वो चाहते थे कि भाई कम से कम 44 तो मिले। तो इन्होंने क्या किया, जो भी 5-6 अरब देश थे और जो भी जिन भी देशों के साथ लड़ाई हुई, उसमें क्या हुआ, इजराइल भारी पड़ गया और जीत गया, तो अपना 44 पर तो हक आ ही गया। समझ रहे ना। तो यहाँ से आप लोग अभी हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, 44% पर हक आ गया। अब इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल अब टाइम के साथ आगे लड़ाया। अब इजराइल का प्लानिंग क्या था कि अपने क्षेत्र को बढ़ाना, ठीक है, अपने क्षेत्र को बढ़ाने के हिसाब से वो रेगुलर युद्ध करता गया। हम लोगों ने फिलिस्तीन और इजराइल के बारे में तो जान लिया। अब बात तीसरा टुकड़ा था ये यरूशलेम, जो जेरूशलेम है। तो जेरूशलेम की बात करें, यरूशलेम की बात करें तो 8% यूएनए के अंडर में था। इसको लेकर भी लड़ाई चल रही थी। फिलिस्तीन चाहते थे कि हमारे अंडर में लगूं, मैं इस पर कब्जा कर लूं, और इजराइल चाहते थे मैं चलूं। तो अब बात आ जाती है यरूशलेम का। इसका मुख्य कारण क्या था, ये जेरूशलेम की बात करें, ये इलाका कुछ इस स्थिति में या इस स्थिति में देख सकते हैं। तो इसकी बात करें, इसका मुख्य कारण था दोस्तों, यहाँ पर 3 पवित्र धार्मिक स्थल थे तीनों देशों के। मतलब आप अगर मैं फिलिस्तीन की बात करूं या फिलिस्तीन या इजराइल की बात करूं या जेरूशलेम की बात करूं, तो यहाँ पर 3 क्या है, धार्मिक स्थल थे। 3 धार्मिक स्थल कहूं या 3 धर्मों का क्या था, अपनी अपनी पहचान थी। मतलब 3 धर्म थे, जो कि इजराइल का, इसके यहूदी धर्म, अपने यहूदियों का क्या बोलते हैं, यहीं पर अस्तित्व मानते हैं। और फिलिस्तीनी क्या है, फिलिस्तीनी मानते हैं क्या नाम है, ईसाई धर्म को। और यहाँ पर मुस्लिम धर्म की पवित्र धार्मिक स्थलों में अगर बात करें मक्का मदीना के बाद, तो तीसरे नंबर पर कौन सी है, अल-अक्सा। अल-अक्सा जो मस्जिद है वो भी यहाँ पर पवित्र स्थल है। तो अपने आप में ये क्या, मुस्लिम धर्म भी आ रहा है, ईसाई धर्म भी आ रहा है और यहूदियों का भी धर्म आ रहा है एक तरीके से। तो ये तीनों चाहते हैं कि भाई हमारा भी यहाँ पवित्र स्थल है, यहाँ हमारा यहाँ पर प्रारंभिक स्थान है। तो अब क्या करेंगे, अब मामला आ जाता है कि भाई इसका समाधान कैसे किया जाए। तो समाधान के लिए अब लड़ाई बढ़ती गई इसका, क्योंकि इसका समाधान तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी है नहीं, लड़ाई निकल चुकी है। तो आगे समाधान प्रॉपर की बात करेंगे। अभी हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति पर अभी आ जाएंगे। तो आपको पता है कि जो फिलिस्तीन का 48% भाग फिलिस्तीन को दे दिया, 44% दे दिया इजराइल को। तो ये 3 जो क्षेत्र थे कौन कौन से, जो इजराइल के लिए यहूदियों का प्रारंभिक स्थान यरूशलेम मानते थे, ठीक है ना, प्रारंभिक जो अस्तित्व की बात करेंगे। इसके अलावा यरूशलेम में किसका, फिलिस्तीन मानते थे क्या, क्योंकि ये ईसा मसीह से संबंधित है, ईसा मसीह से इनके गॉड थे। और इसके अलावा जो कौन से मुस्लिम धर्म थे, तो इनकी जो तीसरी पवित्र स्थल जगह है वो कौन सी है, अल-अक्सा जो मस्जिद है, वो तीसरी मक्का मदीना के बाद तीसरी मस्जिद है, वो है अल-अक्सा। तो वो भी यहाँ पर यरूशलेम में है। तो ये सब लोग चाहते थे कि हमारा धार्मिक स्थल है और उनका रहेगा। तो क्या हुआ, अब मामला आ जाता था धार्मिक स्थल का। आ गए सभी तीनों का कहीं ना कहीं धर्मों से जुड़ा हुआ था, अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, अब आपको ये तो पता चल गया इसका विभाजन कैसे हुआ। अब बात आ जाती है आगे। आगे क्या किया, जो इस एरिया में या फिलिस्तीन के लिए क्या किया इजराइल ने। अब फिलिस्तीन पर जो प्रेशर बना उसका कारण भी देखो दोस्तों। इजराइल ने क्या किया, मतलब रेगुलर बेस पर तो हमले कर रहा था। इजराइल क्या कर रहा था, फिलिस्तीन पर। इसका जब नक्शे की बात करेंगे अब धीरे धीरे पूरा हम लोग पूरा ढंग से देखेंगे, ठीक है ना। अभी वर्तमान की बात करेंगे ना तो ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको। जो अब इजराइल क्या कर रहा था, इजराइल ने फिलिस्तीन पर लगातार प्रेशर बना रहा था। तो लगातार प्रेशर बना रहा तो क्या कर रहा था, उसने फिलिस्तीन में जो सेनाएं रखना होता है,
आर्मी जनरली हम लोग देखते हैं हर देश में आर्मी होती है, फौजी होते हैं, नेवी होती है, तो इन सब पर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। हथियार खरीदना भी पाबंदी लगा दी। तो इसके बिना तो देश, कोई भी देश मजबूत नहीं होता है। आज हम लोग भारत की बात करें या किसी दूसरे देश की, तो उसके बिना मजबूत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या बात हो रही, ये सारी जो जेन्युइन चीज है, तो अब क्या बचे उनके पास। अपन लोग नोट कर रहे हैं कि वो लोग फिलिस्तीनी लोग पत्थर और लकड़ियां डंडे फेंक रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, उनके पास ना तो आर्मी है, ना ही ये इस प्रकार के जो हथियार है। तब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो हथियार अभी लड़ाई हो रही है, तो हथियार कौन चला रहा है, ये रॉकेट कौन छोड़ रहा है। तो रॉकेटों की बात करें दोस्तों, जो ये गाजा पट्टी वाला इलाका है, अभी जो वर्तमान की लड़ाई कहां हो रही है, यहाँ गाजा पट्टी से ही, ठीक है ना। जो ये बम फेंके जा रहे हैं, ये सब गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में हो रहा है, ठीक है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के आसपास। तो आपको ये तो पता चल गया है भाई फिलिस्तीन के पास कुछ नहीं है हथियार के लायक। तो ये काम कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर ही एक आतंकवादी संगठन है, हमास। क्या नाम है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो इसके पास है कुछ है, आप अगर मान सकते हैं तो कुछ हथियार इसके पास है। तो यही यहाँ पर आप नोट करेंगे, फिलिस्तीन यहाँ पर सिर्फ पत्थर फेंक रहा है। फिलिस्तीन अपना विरोध किस प्रकार जता रहे हैं, लड़ाई किस प्रकार कर रहे हैं, पत्थरों से कर रहे हैं। और जनरली हम लोग तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात भी कर रहे हैं, तो उसी की और एक दिशा दे रहे हैं कि भाई थर्ड युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। वो लॉजिक नहीं लगाना दोस्तों, क्योंकि इजराइल ने यहाँ पर सारी पाबंदियां लगा रखी है फिलिस्तीन पर। भाई ना वो आर्मी रख सकती है, ना ही वो किसी प्रकार की नेवी हो या हथियार रख सकती है। तो पीछे क्या बचे, पत्थर ही तो बचे। तो वो पत्थर से लड़ाई कर रही है। लेकिन हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने क्या किया, इसका विरोध किया। क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि इजराइल है जो, इजराइल क्या है, इजराइल है जो दूसरे देश के धर्मों या धर्मों के प्रति जो व्यवहार रहता है उसका सही नहीं है। मतलब वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया का विरोध कर रहे हैं हमास वाले। तो उन्होंने इस पर हमला कर दिया। जो ये मिसाइलों का 2-3 हजार है, अगर 1-2 हफ्ते की बात करें तो 2-3 हजार की मिसाइल है ऑलरेडी। जो छोटे छोटे रॉकेट है, ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे बड़े वाले हो गए, नहीं, वो छोटे छोटे हैं जिनकी ना तो कोई डायरेक्शन होती है, कुछ नहीं होती है, छोड़ा और निकला, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं उसकी कोई निश्चित जगह भी नहीं होती है, वो पब्लिक के बीच में कहीं भी गिर सकते हैं, मतलब वो टारगेटेबल नहीं होते हैं। क्लियर हो गया। तो अब लोग आगे बात आ जाती है कि भाई जो हमास वाले हैं ये तो लड़ाई कर रहे हैं, तो अब क्या बचा। अब आपको पता है कि भाई इजराइल को ये पता है कि भाई हम लोग फिलिस्तीन को छेड़ेंगे। अब गुद्दे करने वाली बात होती है ना, जो मारवाड़ी में गांव लोग बोलते हैं कि बार बार गुद्दो करना, तो औकान करें है जो इजराइल वाला है जो फिलिस्तीन से बार बार किन्हीं माध्यमों परेशान करे। तो उससे क्या हो रहा है, जो फिलिस्तीन वाले लोग हैं, फिलिस्तीनी वाले लोग बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। भले वो पत्थर से लड़ रहे हैं, उनको पता है कि पत्थर से कितना ही लड़ लो, जीत तो हो सकते नहीं है, क्योंकि अभी भी जितनी भी लड़ाइयां हुई फिलिस्तीन के साथ वो सब में फिलिस्तीन हारा है। क्यों, क्योंकि उसके पास अत्याधुनिक हथियार भी नहीं है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल बहुत स्ट्रांग देश है आज के टाइम में, भले छोटा हो साइज में लेकिन बहुत ही स्ट्रांग है। उसका मास्टर प्लान क्या है इस युद्ध के पीछे, वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड तक होते होते सारी चीजें बताऊंगा। तो ये तो आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अगर इस लड़ाई का जो मुख्य कारणों से अगर बात स्टार्ट करें कि अभी तो हम लोगों ने कुछ चीजें बेसिक जानी है हिस्ट्री के बारे में, अगर जो अभी लड़ाई चली है उसके मुख्य कारणों की बात करें तो मुख्य कारण में आप लोग देखेंगे जो यरूशलेम वाला इलाका है, यरूशलेम का जो एरिया है, यहाँ पर एक क्षेत्र है, कौन सा, शारजा क्षेत्र के आसपास में आप लोग देखेंगे। पहले तो आप लोग जान लेते हैं कि जो ये यरूशलेम में मुसलमानों के 3 धार्मिक स्थलों में से तीसरा धार्मिक स्थल है अलक्सा, ठीक है ना। अलस्का जो धार्मिक स्थल है वो तीसरा पवित्र धार्मिक स्थल है मक्का और मदीना के बाद। अलस्का है जो अलस्का नहीं, अलक्सा, ठीक है ना। अलक्सा जो मस्जिद है वो यहाँ पर फिलिस्तीन में यरूशलेम के आसपास के इलाकों में, और जो मक्का मदीना है वो सऊदी अरब में। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि लड़ाई का, तो आप लोगों को पता है कि इजराइल को यहाँ पर तो मौका यूएनए के साथ ही, जब इजराइल की स्थापना हुई तो यूएनए खुद ही चाहता था इजराइल के अस्तित्व को बढ़ाने में कहीं ना कहीं यूएनए का भी हाथ था, क्योंकि उसकी ढील के कारण ही यूएनए क्या कर रहा है, यूएनए ढील दे रहा है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन इजराइल क्या हो रहा है, बटाबट लड़ाई रेगुलर बेस पर लड़ाई करते जा रहे हैं। तो लड़ाई होगी तो क्या, सामने वाला देश वैसे कमजोर है और कमजोर होता जाता है। और ये बंदा है जो कौन सा, इजराइल है, जो लगातार इन क्षेत्रों पर कब्जा करते हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है जो इजराइल में शारजा वाला जो क्षेत्र है, कौन सा, शारजा वाला जो क्षेत्र है कहां पर है, यरूशलेम में, ठीक है ना। यरूशलेम के इलाका में शारजा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों
मस्जिद है, मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ का जो जोन है शारजा वाला के, तो यहाँ पर बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई ये जगह फिलिस्तीनी की नहीं है, मतलब इजराइल के पुरानी चीजों से जोड़कर देखा गया तो फिलिस्तीनियों को खाली करने को कहा। तो क्या हुआ, तो मैं बड़े और वहीं से लड़ाई स्टार्ट हुई। आप सोचते होंगे अभी सीधा बम फेंकना स्टार्ट कर दिया, नहीं दोस्तों, ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही छोटी फिर हमास का इसमें एंटर करना, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस जगह को जो धार्मिक स्थल था इस जगह के आसपास के इलाकों को खाली करने को कहा, जो कि इजराइल का मानकर, तो क्या हुआ, हमास ने एंट्री कर दी कि भाई हमास बोल रहा है कि भाई जो इजराइल कर रहा है वो गलत है, ठीक है ना। तो वैसे तो गलत ही है, लेकिन आप लोग उसका दूसरा नजरिया भी देखेंगे। अभी तो गलत है, तो क्या हुआ, ये हमास भी एंटर कर लिया। हमास एक आतंकवादी संगठन है, छोटा, यहीं पर बसता है, कहां पर, ये आप लोग गाजा पट्टी वाले इलाका में आप लोग बोल सकते हैं किसके, फिलिस्तीन के, ठीक है ना। तो अब मामला यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, छोटी सी जगह है ये फिलिस्तीन वाला, यहाँ पर भी इलाका है कुछ, ठीक है ना। ये वाला था, ये कौन सा, यहाँ पर शायद पूरा स्पष्ट नहीं हुआ, हाँ ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप लोगों को हमास देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, क्योंकि गाजा पट्टी यही तो है फिलिस्तीन वाला इलाका में, ये जो इलाका है किसका, इजराइल का नहीं है, फिलिस्तीन का ही है। तो फिलिस्तीन के इलाके में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर फाइट होने स्टार्ट हुआ, हमास का एंट्री करते ही लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई आप लोगों को पता है इजराइल कोई बड़ा देश नहीं, यहाँ की जनसंख्या मात्र 1 करोड़ के आसपास, मुश्किल से 90 लाख 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हैं, वैसे तो समर्थ है ये दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग, देश छोटा जरूर है बट अपने खुद के साथ डिपेंड है एक तरीके से, किसी के इधर उधर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है ये जो इलाका है ये आ जाता फिलिस्तीन का, और फिलिस्तीन का दूसरा भाग यहाँ पर है जो गाजा पट्टी गाजा स्ट्रिप है जो यहाँ पर है, ठीक है ना। हमास है जो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, हमास जो एक आतंकवादी संगठन है वो फिलिस्तीन के इलाका में देखने को मिलेगा, और शारजा वाला जो क्षेत्र है जो फिलिस्तीन के, जिसे हम लोग वेस्ट बैंक, इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, गाजा स्ट्रिप। जो इधर वाला भाग ये दिख रहे हैं आप लोगों को, या ये दिख रहे हैं, ये क्या है, गाजा स्ट्रिप, और दूसरा वाला भाग है वो है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक किसका भाग है, वेस्ट बैंक किसके दूसरे भाग को कहते हैं, किसके, फिलिस्तीन के दूसरे भाग को वेस्ट बैंक के नाम से जाना जाता है, और पहले भाग को गाजा पट्टी के नाम से। तो ये दो जगह है, इसके बीच में पूरा इजराइल आ गया दोस्तों। कैसे, अब लोग अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब दोस्तों अगर नॉर्मली बात करें, ये वाला इलाका आप लोग देखेंगे 100% था फिलिस्तीन 1947-8 के पास, जैसे ही इजराइल की स्थापना हुई 5 मई 1948 को, तो ये स्थिति बननी स्टार्ट होते ही युद्ध स्टार्ट कर दिया उसने, किसने, इजराइल ने। तो युद्ध स्टार्ट करने के बाद 1947 में कुछ स्थिति ये हो गई, उसने क्या किया, ये जो ब्लैक डॉट बना रखे हैं ये सारा इजराइल का इलाका है, और रेड वाला आप देखो ये रेड था, अब ये रेड इसकी देखो कुछ हिस्सा यहाँ पर पड़ा है, कुछ प्लॉट यहाँ पर है, कुछ यहाँ प्लॉट, मतलब बिखरे हुए प्लॉट बन गए उनका जो क्षेत्र था। तो अब हमला करेंगे तो ये क्षेत्र दबने के चांसेस, यहाँ पर देखिए पट्टी के रूप में ही हो गया पूरा, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, अब ये 1948 में जब विभाजन हो गया तो ये स्थिति हो गई, ठीक है। अब बात आगे आ जाती है, ये तो विभाजन के बाद अब युद्ध की स्थिति आ जाती है आगे। 1967 में भी युद्ध हुआ था, मतलब बार 1948 से 1960 रेगुलर युद्ध हुआ, तो पीछे क्या बचा, ये पूरा जो ये इलाका था इजराइल ने ये पूरा कवर कर लिया, मतलब अपने अंडर में कर लिया, कब्जा कर लिया। तो पीछे एक ये बचा जो गाजा पट्टी वाला गाजा स्ट्रिप वाला जो इलाका ये, और दूसरा यरूशलेम, मतलब फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक वाला भाग है, ये अभी हम लोग समझा, ये बचा। और वर्तमान में आप लोग समझ सकते हैं मतलब पहले 100% था, 48 हो गए यूएनए के बाद, फिर 22, अब मात्र 12% बचा है। जो अभी लड़ाई हो रही है ये 12% इलाके के हिसाब से हो रही है। और क्या चाहता है इजराइल चाहता है कि मैं ये 12% भी ले लो और खत्म करूं मामला, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उसका कारण है उनका जो आगे का जो प्लान है, किसका, इजराइल का जो एक मास्टर प्लान है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो मैं बनाया मैंने। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये वेस्ट बैंक वाला इलाका है, ये किसका है, अरब समर्थक, जो अरबीय देश है यहाँ पर, ये इसके समर्थक है, क्योंकि ये एक प्रकार का शांति प्रिय इलाका है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मोस्टली शांति रहती है, ठीक है। अब बात आ जाती है ये गाजा स्ट्रिप वाला जो इलाका है इजराइल का, किसका, फिलिस्तीन का, यहाँ पर है जो दोस्तों आप लोगों को पता है हमास भी यही बैठा है। तो हमास आतंकवादी संगठन है तो वो शांति से बैठेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये फिलिस्तीन के अंदर ही बैठा है। तो ये छोटा सा संगठन है, बट धीरे धीरे अपने हथियार कहां से, आतंकवादी लोग कहां से हथियार लाते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, वो कहीं ना कहीं इधर
पाकिस्तान के माध्यम से या किसी और देश के माध्यम से दूसरे देश क्या चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं और अपना व्यापार करना चाहते हैं। वो बड़े बड़े हथियार तो बना देते हैं लेकिन उसको बेचने के लिए किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। तो ये मुख्य कारण हो जाते हैं, जैसे आतंकवादी संगठनों को बेच देते हैं। समझ रहे ना। तो ये बात हो गई गाजा स्ट्रिप वाले हमास वाला इलाका। तो ये अब क्या कर रहे हैं, ये किसके सपोर्टर हो गए, ये ईरान सपोर्टक है, इसके ईरान समर्थक होते हैं। ईरान इसके समर्थक है, कौन से, इस वाले गाजा पट्टी वाले भाग में, और ये है अरब समर्थक। समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। इसमें हम लोगों ने बेसिक चीज समझ ली है कि अब बात आ जाती है कि भाई इनमें से दोनों का समाधान कैसे हो सकता है। अब लड़ाई चल रही है, लड़ाई यहाँ पर गाजा पट्टी वाले इलाके आसपास हो रही है, ठीक है ना, हमास यही है, ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब लड़ाई की बात करें कि भाई किसे रुकना चाहिए, तो अब मामला या तो कॉम्प्रोमाइज से खत्म करो। एक ही चीज हो सकती है कि भाई जो 12% फिलिस्तीन का है इसको बोलो ये तुम्हारा ही है, इसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन इजराइल का प्लान कुछ अलग है, कॉम्प्रोमाइज तो चांस लग नहीं रहे हैं परिस्थितियों के हिसाब से। तो अब अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो भाई चीज यही रोक दो, अपनी अपनी जगह पर चले जाओ और फ्री हो जाओ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाई अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाओ और मामला खत्म करो, ठीक है। तो ये तो हमास की वजह से जो भी लड़ाई हुई है उसका नुकसान अब पूरे फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास तो फिलिस्तीन के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है उनके पास कि वो लड़ाई कर सके। फिर भी वो उत्तेजित होकर लड़ाई कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है, क्योंकि इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इजराइल एक सेल्फ डिफेंस देश भी है और इजराइल की यही जगह है। जब स्थापना होने के बाद यही जो क्षेत्र है, अगर यहाँ से अगर हार जाता है कोई भी रीजन से या कुछ नहीं कर पाता है तो क्या उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इजराइल अपना अस्तित्व बचा रहा है और फिलिस्तीन क्या कर रहा है, फिलिस्तीन है जो फालतू हरकतें कर रहे हैं, जिसका नुकसान उसको आप लोग समझ सकते हैं। 100%, 48, 22 और 12%, समझ रहे हैं ना, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन जो इरादे अभी इजराइल के लग रहे हैं उसके हिसाब से ये भी जाते हुए दिख रहे हैं, अगर इसका दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो। क्लियर हो गया। अब बात आगे बढ़ती है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई ये बात थी, ठीक है। जिस प्रकार आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो भारत की स्थिति है, भारत भी अगर अब इससे रिलेटेड भी बात की गई, भारत के द्वारा भी क्या किया गया, इस मुद्दे पर बात की, तो भारत ने क्या न्यूट्रल रोल अपनाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीधा इजराइल का समर्थक नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थक है अरबी देश, और अरबी देशों से अपन का तेल का आयात होता है, बहुत सस्ते में तेल मिल जाता है, तो कनेक्शन है। और इजराइल को डायरेक्ट समर्थक इसलिए नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है दोनों का समर्थक विरोधी भी नहीं बन सकता, इजराइल को विरोधी नहीं बन रहा, तो यहाँ पर कूटनीतिक रणनीति अपना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। सब माइंड गेम खेल रहे हैं, ना इजराइल का बन रहे हैं ना फिलिस्तीन का, बस एक न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो ताकि मैटर सॉल्व हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी ऐसे बढ़िया है, अपने अपने मैटर खुद सॉल्व करो। क्योंकि आप लोगों को पता है भारत में गलवान घाटी का मामला हो या दूसरे कोई भी मैटर होते हैं तो भारत कोशिश करता है कुछ स्वयं के बेस पर, क्योंकि आप दूसरे देशों की सहायता लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो अपने व्यापारिक रिश्तों की वजह से धर्म संकट में आ जाते हैं। तो इसलिए भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी है, इजराइल का सपोर्ट लें तो ये अरब देश नाराज हो जाएंगे और तेल का आयात वाले मामले में लफड़ा हो जाएगा, समझ रहे ना। तो भारत यहाँ पर कूटनीतिक रणनीति के हिसाब से जवाब दे रहा है, किसी का खुल के समर्थक नहीं बन रहा है क्योंकि उसको नुकसान हो सकता है, तो वो दोनों प्लानिंग के हिसाब से कर रहा है भारत। तो भारत का भी आपको पता है जो पीओके वाला इलाका है, अक्सर चीन वाला है, भारत भी तो यही चाहता है कहीं ना कहीं ये मिले, लेकिन कुछ स्थिति यही है जो भी यहाँ हो रही है। अगर इजराइल के समर्थक करें तो भारत के मामले में भी टांग अड़ सकती है कभी भी, इजराइल के क्यों पीओके पाकिस्तान हटा सकता है, अक्सर चीन के लिए चीन हटा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो भारत यहाँ पर न्यूट्रल है, ना इसका खुल के समर्थक कर रहा है ना इस दोनों को बोल रहे हैं शांति से मैटर सॉल्व करो, ठीक है ना। तो ये बात हो जाती है, ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया, भारत यहाँ पर न्यूट्रल है, भारत का पक्ष है जो न्यूट्रल है। अब आगे बात आ जाती है कि भाई जो इजराइल का जो मास्टर प्लान क्या है कि ये लड़ाई को लगातार लेते हुए चल रहे हैं, मौका मिला बार बार गुद्दे कर करके फिलिस्तीनियों से लड़ाई ली मोल, अब फिलिस्तीनी का यहाँ 12% से भी 0 पर लाना चाहते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ इस मैप का बनाने का मकसद, जो इजराइल का मास्टर प्लान है कि वो ग्रेटर इजराइल का निर्माण करें। आप लोग ग्रेटर नोएडा का सुनते हैं, मतलब ये कुछ इस प्रकार से अपना जो एरिया है वो आप किस रूप में बनाना चाहता है, ग्रेटर इजराइल के रूप में बनाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो अब इस तरह से यहाँ से फिलिस्तीनियों से शुरुआत की है, तो उसका प्लान क्या है, जो मैंने दोस्तों ये रेड लाइन बता रखी है,
ये यहाँ से अपन लोग देखेंगे, यहाँ पर इजिप्ट मतलब मिस्र का जो भाग है, इसके यहाँ इस भाग से होते हुए सऊदी अरब वाले इलाकों से होते हुए, कुवैत होते हुए, इराक के आधे भाग से होते हुए, सीरिया से होते हुए, तुर्की का कुछ इलाका, इन पूरी जगह पर क्या करना, अतिक्रमण करना और एक ग्रेटर इजराइल का निर्माण करना। तो ऐसे नहीं है कि आप फिलिस्तीन के चक्कर में ये इसको हराकर फिर दूसरे देशों पर हमला करेगा, क्योंकि अपना जो ग्रेटर क्या है इजराइल का निर्माण करना है, तो वो इराक पर भी हमला करेगा। पहले अब अपने पड़ोसी देशों को निपट रहा है, तो सबसे आसान तो यही है, फिलिस्तीन ही है, क्योंकि यहाँ तो कोई हथियार ही नहीं है, तो यहाँ सबसे पहले खत्म करेगा। और अरब देश हैं तो इनके पास भी कोई खास नहीं है दोस्त, आप सोच रहे होंगे बहुत स्ट्रांग है और इसको हरा देंगे। इनकी अभी आज की बात करें तो इनके जो लगभग जितने भी कंट्रीज है अरब देशों के, मुस्लिम कंट्री है, इन्होंने 50-60 मुस्लिम कंट्रियों ने भी एक कमेटी बिठाई है कि इसका क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर मामला धार्मिक हो चुका है, समझ रहे ना। तो अब इसका मास्टर प्लान यही है कि आप इजिप्ट वाले इलाके, सऊदी अरब वाले, कुवैत, ईरान, इराक वाले जो इलाके हैं, इसको पूरा अपने अंडर में लेना। और ये वाले जो आपको पता है भूमध्य सागर का इलाका है, ठीक है ना, आप लोग जैसे मैप में देखा होगा समझ गए होंगे। और मोस्टली आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चीजें मैंने बता रखी है, तो वो लोग आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्तमान में लड़ाई का कारण क्या है, कहां स्थिति लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ रहे हैं, ये सब। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।